हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसे मैंने सुबह के पोस्ट में बोला था, मैकफोर्स को एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे नंबर से, बिजनेस मॉडल पे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड कॉन कॉल के अपडेट्स। चार चीज़ें करेंगे इसमें हम। तो मैकफोर्स जो है, मार्केट कैप है उसका 967 करोड़, राइट। तो लगभग 1000 करोड़ की कंपनी है अब। सेल्स इन क्वार्टर टू ऑन ईयर ऑन सॉरी सेल्स इन हाफ वन ऑफ फिस्कल ईयर 25 इंक्रीज बाय 175%, मैसिव फिगर। PAT in half one of fiscal year 25 increased by 170%, again massive figure. And EPS in half one of fiscal year 25 increased by 154%. Again, all of these terms are on a year level. ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी ग्रॉस मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन्स कितने हैं? 16% इस क्वार्टर में कंपेयर टू क्वार्टर टू ऑफ फिस्कल ईयर 24। तो मतलब हम क्वार्टर पे आ गए हैं, पहले हाफ वन की बात कर रहे थे। तो 15.7% है, लगभग 16% कंपेयर टू 24% लास्ट साल के क्वार्टर टू में। तो व्हाट हैज चेंज्ड है उस पर बात करेंगे। एबिटा मार्जिन क्या है? 10%, 11%, सॉरी 10% दिस ईयर एंड 11% द लास्ट ईयर। एंड पैट इज 7% वर्सेज 7.5%। ठीक है। अब रीजन क्या है ये मार्जिन ड्रॉप होने का, स्पेशली ग्रॉस मार्जिन? देखो, रीजन ये है कि पहली बात, जो पहली एंड दी ओनली बात है एक्चुअली, कि इनको ना एक बहुत बड़ा बल्क में ऑर्डर मिला था फ्रॉम अ कॉर्पोरेट। ठीक है। यूजुअली इनकी मतलब सेल्स रहती और रहती हैं बिजनेस साइड पे, बट ये बहुत बल्क ऑर्डर था। लगभग 50% ऑफ देयर रेवेन्यू इन दिस क्वार्टर केम फ्रॉम दैट ऑर्डर। एंड क्योंकि वो इतना बड़ा ऑर्डर था तो मार्जिन वहां पे कॉम्प्रोमाइज हुए। हाउएवर, द थिंग टू नोटिस हियर इज एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन पे ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स द ग्रॉस मार्जिन जहां पे फर्क आया। एंड द रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि देखो, आप जो टॉप लाइन है ना, वो इंक्रीज हुई 175% से। ठीक है। जो बीच के जो फिगर्स थे उसमें जो आपने मटेरियल कंज्यूम किया, वो वाली जो लाइन आइटम थी, वो भी 175% के आसपास से इंक्रीज हुई। हाउएवर, जो बाकी लाइन आइटम्स है, राइट, जैसे फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ये इतने से नहीं बढ़ी, राइट। तो व्हेन यू गो टू दी EBITDA मार्जिन्स, आप ये मटेरियल कंज्यूम के अलावा बाकी चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते हो, एंड क्योंकि वहां पे इंक्रीज इतना नहीं था, हेंस जो मार्जिन का जो गैप है वो कम हो गया। ठीक है। एसेंशियली आप इसको ऐसे सोच सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी बिजनेस मॉडल पे। बिजनेस मॉडल क्या करता है, कंपनी करती क्या है? कंपनी इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। बेसिकली ये अगर मुझे एक छोटी सी लाइन में बताना हो तो दिस इज व्हाट द कंपनी डज। ई कॉमर्स, इनके पास बेसिकली एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स की तरह एक्ट करते हैं बेसिकली। तो ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ऑब्वियसली हर कोई पार्ट तो नहीं होगा, बट ये ट्राई कर रहे हैं एक इकोसिस्टम बनाने का। ड्रोन पार्ट्स 15% इनका रेवेन्यू बनाते हैं। फिर 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स है जो 13% बनाते हैं। डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं जो 19.6% बनाते हैं, बेसिकली PCBAs। एंड जो आपके सेंसर्स, IoTs एंड वायरलेस, इनको कंबाइन करो तो 16% रेवेन्यू बनाते हैं। तो ये इनके मेजर कुछ चंक्स थे। ठीक है। SKUs के बारे में बात करते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। बेसिकली ये कितने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। फिजिकल ईयर 24 के एंड में ये 18,300 था फिगर। क्वार्टर वन ऑफ फिजिकल ईयर 25 के एंड में 24,300, बेसिकली 3 मंथ्स आफ्टर। अब उसके 3 मंथ्स आफ्टर ये फिगर हो गया 30,350। एंड देखो, इस बिजनेस में ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, आप ट्रेडिंग कर रहे हो बेसिकली, राइट। आप ये क्या करते हैं, ये कहीं और से सामान उठाते हैं, तो 90% इम्पोर्ट करते हैं, 10% लोकली सोर्स करते हैं, और इस सामान को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके उसके थ्रू बेचते हैं और वो मार्जिन कमाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो इनको बिजनेस बढ़ाने के लिए या तो अपने SKUs आप बढ़ाओ, राइट। मतलब लेट्स से आपने अभी 6,000 पेज से बढ़ा रहे हो फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स, या तो उसको कंटिन्यू करो, या फिर आप क्या करो, ऐसे SKUs लेकर आओ, ऐसे स्टॉक कीपिंग यूनिट्स लेके आओ जिनका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ 3D प्रिंटिंग जो पार्ट्स हैं उनका वैल्यू इज 30,000, लेकिन एक पार्ट का 30,000 एंड अबव है। तो अगर आप कोई छोटे बोर्ड जैसे डेवलपमेंट बोर्ड्स वगैरह जो 3-4 हज़ार में भी आ जाते हैं, अगर आप वो ज़्यादा ना भी ऐड करो और आप 2-3 उनकी जगह ये 2-3 ये ऐड कर लो, विच इज़ योर 3D प्रिंटिंग पार्ट, जो हाई वैल्यू ऑर्डर्स है, तो भी आपकी टॉप लाइन वहीं पे रहेगी, ग्रोथ वहाँ पे। तो इनका कहना ये था मैनेजमेंट का, हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस है टॉप लाइन ग्रोथ पे। तो आप ये सिर्फ SKUs देख के हमें जज मत करना, हमें टॉप लाइन ग्रोथ पे जज करना। ठीक है। तो दैट्स देयर।
ये 10% जो हैं ये इनके खुद के लेबल चलते हैं, बाकी 90% जो है ये दूसरों के लेबल पे ही बेचते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी और कंपनी से उनका प्रोडक्ट लिया, लेकिन वो बाहर रहती है कंपनी, यूके में मोस्टली इनके क्लाइंट्स हैं, मतलब सोर्सेज हैं, चाइना में है, मेजर चंक वहाँ से आता है। और वहीं से क्यों आता है? क्योंकि वो कंपनीज के पास ना आईपी राइट्स हैं, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने डेवलप की, तो और कोई बना नहीं सकता फॉर द टाइमिंग, आई मीन ज़्यादा सप्लायर तो नहीं है। तो बेसिकली ये वहां से सोर्स करके लेकर आते हैं इंडिया में एंड उनको बेचते हैं उन्हीं के ब्रांड के नाम से। हाउएवर इनके खुद के भी 4 ब्रांड्स हैं और उससे जो इनका रेवेन्यू आता है, लेकिन वो सिर्फ 10% ही है, एंड सम पार्ट ऑफ इट ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं उनमें से, ठीक है। 150 प्लस इनके पास ब्रांड्स हैं, 210 प्लस वेंडर टाइप्स हैं। ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं, एक ना वन स्टॉप शॉप बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। तो ये कैटलॉग बना रहे हैं, ऐसा आप ऐसे इमेजिन करो, ड्रोन पार्ट्स का एक कैटलॉग है जिसमें आपको ईच एंड एवरी पार्ट जो भी आपको चाहिए वो मिल रहा है। 3D प्रिंटिंग का पार्ट्स है, बैटरीज का पार्ट है, ईवी का पार्ट है, तो ये सारे जितने पार्ट्स हैं आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझो। इनके 2 टाइप के बिजनेस हैं, B2B एंड B2C। यूजुअली स्प्लिट 50-50 रहता है, बट फर्क क्या है? B2C में जैसे मेरे जैसे मतलब लोग हो गए, हम जैसे लोग हो गए, हम जाएंगे, हमें बोलेंगे यार लेट्स से हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस चाहिए, मतलब पार्ट्स चाहिए, हम इनकी वेबसाइट पे गए और आप मतलब इनकी वेबसाइट से 1-2 पार्ट खरीद लोगे, राइट। अब क्या होता है, इनके पास ना एक वो होता है, ऑप्शन होता है कि आपको ना जीएसटी नंबर फुलफिल करना है, राइट। कुछ चीज़ों में आई थिंक ये मैंडेटरी होता है। तो जब कोई क्लाइंट आएगा, उसने आपके वेबसाइट से खरीदा, जीएसटी नंबर वो दे देगा, जीएसटी नंबर ये आगे अपनी सेल्स टीम को दे देंगे। सेल्स टीम जो है जीएसटी नंबर यूज करके कॉन्टैक्ट करेंगे उस कंपनी को आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द कंपनी। बिकॉज अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, जो इनकी सेल्स टीम भी है वो नॉर्मल सेल्स टीम है, दे ऑल हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो वो गाइड करते हैं कंपनी को, अच्छा आपने ये इस रीजन के लिए लिया, मे बी आपको ये पार्ट नहीं, आपको दूसरा पार्ट लेना चाहिए था जो फिट करेगा आपके उसमें। एंड ऐसे करते करते बिजनेस रिलेशनशिप बना के B2C से B2B पे ले आते हैं क्लाइंट को, राइट। एंड B2B जो होता है, ऑब्वियसली आप जब ट्राई करोगे आप 1-2 पार्ट्स लोगे, बट बिजनेस यूज केस के लिए, अगर कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिजनेस यूज केस के लिए वो ऑब्वियसली अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाएंगे, वो रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा इनके जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से हैं, जो बेसिकली B2B B2C एक बार समराइज कर लेते हैं। B2B बेटर क्यों है B2C से? नंबर 1 एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है, नंबर 2 ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू यहाँ से ज्यादा आता है, मार्जिन ज्यादा है। क्लाइंट्स क्या हैं इनके? मैन्युफैक्चरर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च एंड R&D इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इन्होंने ना बहुत ही अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिप्लॉय किया हुआ है, यूज किया हुआ है। आप अगर लेट्स से आप सर्च करो व्हाट इज डेवलपमेंट बोर्ड्स, राइट, तो आपको दिखेगी इनकी वेबसाइट रोबू जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। मैकफोस कंपनी का नाम है, रोबू वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। कल मैं सर्च कर रहा था, कल परसों, कि यार डेवलपमेंट बोर्ड्स, मतलब मैं थोड़ा भूल गया था, तो आई वाज सर्चिंग फॉर इट, तो मेरे को पता चला कि यार मतलब मैंने ये नोटिस किया कि इनका टॉप पे आ रहा था, एंड देन इट रिमाइंडेड मी, इन्होंने कोई पहली कॉल में बोला था, आई थिंक Q3 ऑफ लास्ट ईयर या Q4 ऑफ लास्ट ईयर, तब इन्होंने बोला था हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगाई हुई है। कैसे? एक तो कीवर्ड मैचिंग होती है समथिंग, राइट, देन ऑब्वियसली यू राइट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, and then you also write product description, right, that is what they do. सो बेसिकली आपने ब्लॉग्स लिख दिया, आपने अपने प्रोडक्ट पेज पे अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दी, उससे क्या होगा कि जब भी कोई सर्च करेगा इंटरनेट पे, तो क्योंकि आपकी वेबसाइट से सबसे ज्यादा उसके कीवर्ड्स मैच होंगे, जैसे डेवलपमेंट बोर्ड्स, राइट, तो वो सबसे ज्यादा आपके साथ मैच होगा, तो वो आपको प्रमोट करेगा। आई थिंक ऐसे ही ये वर्क करता है। तो बेसिकली इन्होंने एक अच्छा SEO डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि इनका जो वेबसाइट है वो एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरह काम आता है, तो ये बहुत जरूरी है इनके लिए। इसके अलावा अब आप पूछोगे कि अमेजोन से कैसे ये डिफरेंट है। अमेजोन भी तो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे भी पार्ट्स मिलते हैं। पहली बात, जो इनके पार्ट्स है वो काफी नीश पार्ट्स हैं। अमेजोन पे कुछ हद तक पार्ट्स मिल जाएंगे, बट सारे नहीं मिलेंगे। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो आफ्टर सेल सर्विस। तो अमेजोन वाले कभी आपको आफ्टर सेल सर्विस इसमें नहीं देंगे। हाउएवर दिस कंपनी हैविंग द बैकग्राउंड, द टेक्निकल बैकग्राउंड, इनका सारा जो स्टाफ है, इनका काफी मेजर फोर्स इस पे जाता है, कंसंट्रेशन फोकस इस पे जाता है कि हम अच्छी सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें, बिकॉज दीज गाइज हैव द नॉलेज अराउंड इट, तो ऑब्वियसली वो ये कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर बिग प्लेयर्स जो हैं, ये तो एक अमेजोन हो गया, और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो इन्हीं के मतलब आसपास जिनका बिजनेस मॉडल है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स करते हैं, वो जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो पहली बात उनके वेयर हाउसेस सिंगापुर में है। सिंगापुर में क्यों है? क्योंकि वहां से ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहां से शिप करते हैं, वहीं से इनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया में बैठ के उनसे ऑर्डर करेगा, तो सबसे पहले एक तो लीड टाइम बहुत ज्यादा हाई है, एंड लीड टाइम इस बिजनेस में अगर आप कम कर दो, क्योंकि एसेंशियल नीड है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, R&D, कॉर्पोरेट, इन सब जगह,
तो लीड टाइम कम कर दो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एटलीस्ट कंपनी आपसे ट्राई तो करेगी, क्योंकि अगर लेट्स से आपका बड़ा नाम नहीं है, राइट, जो सिंगापुर में बैठी कंपनी है उसका बड़ा नाम है, तो कंपनी एटलीस्ट बोलेगी चलो यार मैं इनसे ट्रायल के लिए ले लेती हूँ, देख लेंगे, एंड इनको इतना फेथ है अपनी क्वालिटी पे कि ऑब्वियसली मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग द लीड टाइम एज वेल। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली इनके इतने ऑर्डर्स रहते हैं, इतने ज्यादा ऑर्डर्स रहते हैं, इस पे भी हम आएंगे, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स प्ले अ वेरी बिग रोल। तो अदर बिग प्लेयर्स पे आते हैं। पहले सिंगापुर बेस्ड वेयर हाउसेज हैं, तो लीड टाइम ज्यादा है। दूसरा, वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे उनका फोकस है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपकमिंग, क्योंकि अगेन इनका बैकग्राउंड है, तो ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। दे फाइंड गुड मैन्युफैक्चरर्स फॉर इट एंड धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। अगर मार्केट टेक्स इट वेल तो उसको वो और पुश करते हैं, अदरवाइज उसको वो ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पर नहीं हो सकती सिंगापुर वाले जो भी प्लेयर्स हैं उनके, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स हैं, उनके एसकेयूज जो है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, वो 10 लाख से भी ऊपर के होते हैं। तो 3 to 10 लाख या फिर 10 लाख से भी ऊपर के भी ऐसी कंपनीज हैं जिनके ये स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। इनके सिर्फ अभी 30,000 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो काफी रूम है आगे ग्रो करने का। नॉट सेइंग ये सारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में जाएंगे, बट दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट सेड, क्योंकि यही इनकी मोस्ट क्लोज जो है वो रेफरेंस है। जो अदर मतलब देयर आर अदर प्लेयर्स हु आर कमिंग अप इन दी स्पेस, हाउएवर वो अनलिस्टेड स्पेस में। ठीक है, H1 से इनका 40% रेवेन्यू आता है, H2 से 60% रेवेन्यू आता है। इस क्वार्टर में जो आपने जो ग्रोथ देखी है, राइट, वो जो इनक्रेडिबल 175% ग्रोथ है, इन्होंने सिर्फ गाइड किया था 40 से 50% ग्रोथ का, एंड दिस दे हैव गाइडेड फॉर द नेक्स्ट मिनिमम 4 to 5 years की इतना ग्रोथ आएगा। आई थिंक Q3 या Q4 की कॉन में ये इन्होंने गाइडेंस दी थी। ठीक है, ये पहले तो बात करते हैं 40 से 50% ग्रोथ करेंगे कैसे। एसकेयूज बढ़ाएंगे जो ये कर रहे हैं। दूसरा, दे आर डेवलपिंग देयर ओन ब्रांड्स एज वेल। अभी सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको बढ़ाएंगे। उसका नाम इन्होंने रोबो 2.0 रखा है। तो रोबो 1.0 विल कंटिन्यू फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, रोबो 2.0 अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ये 5 to 10 ईयर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो एवरी 6 months तो इनके पास, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने तो अपडेट नहीं होंगे, तो जब भी होंगे इन्होंने, मैनेजमेंट ने बोला हम आपको अपडेट कर देंगे। तीसरा, इनका फोकस है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे। एज वी कैन सी, लाइक 15% तो 15% तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाता है इनके रेवेन्यूज का, उस पर और फोकस भी, क्योंकि देयर इज डिमांड। इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बेटर होनी बहुत जरूरी है इनके लिए, क्योंकि आपके रिटर्न्स जाएंगे, आपको शिप करने इतने ऑर्डर्स, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज परफेक्ट, सिमिलर टू व्हाट Amazon हैज डन, राइट। तो ये इन्होंने बेसिकली एक सब्सिडरी बना दी थी उस चीज के लिए स्पेसिफिकली। नाउ कमिंग बैक टू दी क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने देखा 175% इंक्रीज हुआ, सॉरी हाफ ईयरली रिजल्ट्स में। ऐसा क्यों हुआ, राइट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सी, उनको जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द कॉल में बात की, रिकॉर्डिंग में बात की थी एनालिसिस में, कि हाफ जो रेवेन्यू है वो उनका एक बल्क ऑर्डर से आया। ये जो बल्क ऑर्डर है ये रिपीटेबल नहीं है, राइट। तो आई मीन व्हाट दिस मीन्स इज कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो गया, प्लस दे डोंट हैव विजिबिलिटी कि आगे जाके ऑर्डर्स इनके पास आएंगे कि नहीं आएंगे। बेसिकली दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है, यूजुअली हाँ चलो, हाफ वन ऑफ फिस्कल ईयर 24 वर्सेस हाफ वन ऑफ फिस्कल ईयर 25 को कंपेयर करते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 3600 थी तब, अभी कितनी है, 4022। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो थे वो 1,47,000 इन्होंने फुलफिल किए थे H124 में। H125 में 1,80,000 इन्होंने किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो 61,700 थे लास्ट टाइम आउट, इस बार 80,800 है। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कस्टमर से, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज अ कस्टमर प्लेसेस लाइक 2.3 ऑर्डर्स, used to place 2.3 orders in H124 and this number reduced to 2.2 in H125, but that is okay। अगर आप मतलब 60,000 से 80,000 कस्टमर जा रहे तो सारे ही थोड़ी आपसे पहली बारी में इतना खरीद लेंगे, राइट। दिस मीन्स पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है ब्रांड की। इनमें से कुछ B2B में कन्वर्ट होंगे विद द टाइम, मतलब विद सम टाइम, एंड कुछ जो होंगे वो B2C ही रहेंगे, एंड वो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, विच इज अ गुड थिंग। पॉपुलैरिटी बढ़ने दो। या अब ये ना इन्वेंट्री को 2-3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला है फ्रेश इन्वेंट्री लेस देन 3 months, दूसरा है डेड इन्वेंट्री ग्रेटर देन 12 months, तीसरा है वेरी स्लो मूविंग इन्वेंट्री जो ग्रेटर देन 9 months बट लेस देन 12 months हुए हैं उनको। ठीक है, तो ये जो वेरी स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, दिस मेड लाइक 3% ऑफ देयर ओवरऑल इन्वेंट्रीज। बेसिकली ये फिगर है, ये 3.68% था मार्च 24 में। हाँ,
तो हमने ये बात कर ली है कि देयर वाज अ बिग कॉर्पोरेट ऑर्डर विच माइट और माइट नॉट कम इन द फ्यूचर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर आप इनकी बैलेंस शीट में देखोगे, पेबल्स देखोगे, सरप्लस एंड रिजर्व्स देखोगे, ये बड़े ही इस कारण है क्योंकि दे हैव टू फंड दिस। तो यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है ये समझना कि एक छोटी कंपनी काम कैसे करेगी। अगर एक कंपनी का टर्नओवर ही 50 लाख है और एक उनके पास ऑर्डर आ जाए जो बोले कि हमें ना 5 करोड़ के ऑर्डर चाहिए, कंपनी ना नहीं कर सकती है। बट अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो उनके पास उतना पैसा भी होना चाहिए टू बेसिकली, ये जो 5 करोड़ का ऑर्डर है, ये आप जो कस्टमर है ये आपको पहले दिन पैसे नहीं देगा, राइट? वो आपको थोड़ी देर बाद पैसे देगा। हाउएवर आपको सबसे पहला आप तो आपका टास्क है कि आपको वो मटेरियल बनाना है 5 करोड़ का वर्थ। मे बी वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस 4 करोड़ होगा, तो 4 करोड़ मान लेते हैं। स्टिल दैट इज अ ह्यूज ह्यूज कॉस्ट, राइट? अब कंपनी का टर्नओवर 50 लाख है, वो 4 करोड़ कहाँ से लाएगा, राइट? तो उनको लोन्स लेने पड़ते हैं, यही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। आप इनकी बैलेंस शीट में जाके देखो, आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ह्यूज इंक्रीज दिखेगा। सेम पेबल्स पे दिखेगा, क्योंकि अगर आप इतना ऑब्वियसली आप कर रहे हो तो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को भी बोलोगे यार भाई रुक जा, मैं तेरे को पे करता हूँ, थोड़ा सा ले ले, बाकी मैं बाद में दूंगा। तो पेबल्स में भी इंक्रीज होगा, सरप्लस एंड रिजर्व्स में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि देयर इज सो मच पोटेंशियल आगे जाके। आई थिंक 3-4x इंक्रीज हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल्स में भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुआ था। हाउएवर ये एक रेड फ्लैग था जो मैंने फ्लैग आउट भी किया था। 42% ऑफ हाफ वन 25 रेवेन्यू इनका रिसीवेबल्स में था। हाउएवर मैनेजमेंट हैज कम क्लियर, मैनेजमेंट हैज सेड 90% जो है हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ठीक है? B2B पे फोकस है उसको बढ़ाने का, सप्लाई चेन पे फोकस है, आईटी इंफ्रा पे फोकस है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस है इनका। सक्सेस ऑफ रोबो 1.0 जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो डिपेंड करता है आपकी रीच बढ़ने पे, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ने पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाओ, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था। एट द एंड आपकी टॉप लाइन बढ़नी चाहिए। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड आईटी इंफ्रा एंड देन कस्टमर सपोर्ट, जिसपे इन सब पे इनका काफी फोकस है। कॉर्पोरेट सेल्स जो है वो 57-58% थी हाफ टू ऑफ फिस्कल ईयर 24 में, यानी B2B बिजनेस। अभी वो लाइक 50-50% है, ठीक है? फिस्कल ईयर 20 में ये 20-30% होता था, एंड ये अच्छी ही बात है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है? Yeah, I think that is all on the PPT side, on the business model side, and on the number side. Let's now talk about the con call. कॉन कॉल में कंपनी ने बोला H125 रेवेन्यू 147 करोड़ का रेवेन्यू था, 76.3 करोड़ वाज देयर नॉर्मल बिजनेस। तो अगर आप इसको कंपेयर करो विद H1 ऑफ 24, तो 43% का ग्रोथ आया। कंपनी ने गाइडेंस दिया 40-50% फॉर द नेक्स्ट 4-5 years. Good enough, beating it. I mean, fits, right? The growth number, it fits in the guidance. राइट। इसके बाद रेगुलर बिजनेस के रोबो 1.0 के बारे में बात करो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। गवर्नमेंट एक बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, राइट? अब ऑब्वियसली आप सारे अभी जो वैल्यू एड है, लेट्स से आप एक फोन बनाते हो, उसका इंडिया का वैल्यू एड लेट्स से अभी 20-30% होगा। मीनिंग ये बाकी सारे पार्ट्स बाहर से उठा के क्या कहते हैं असेंबल करेंगे। हाउएवर वो जो रिमेनिंग 20-30% है जहां से वो वैल्यू एड होता है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ये इंक्रीज होकर 50-55% हो जाएगा। हाउएवर आपको स्टिल कुछ कंपोनेंट्स तो बाहर से इंपोर्ट करने ही है। सेम गोज फॉर ड्रोन जहां पे इनका फोकस है, सेम गोज फॉर 3D प्रिंटर्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो है बिकॉज देयर इज सच अ पुश इन द इलेक्ट्रॉनिक साइड, तो ये इस मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं जो इन कंपनीज को सप्लाई करेगी पार्ट्स, ठीक है? इनका जो आईटी जो इंफ्रा हमने बात की वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपका लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है, आपको चाहिए कि जो भी आप वेयर हाउस में जो भी आप बना रहे हो, सप्लाई चेन आपकी मैनेजमेंट करने के लिए आपको सारा आईटी इंफ्रा चाहिए कि कितने ऑर्डर कब जाने चाहिए, कहाँ जाने चाहिए, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है ये आईटी इंफ्रा से होगी। ऑलरेडी इनके पास एक ऐसा आईटी इंफ्रा है जो 10 लाख ऑर्डर्स पर 10 लाख जो SKUs है उनको भी वो सेटल कर लेगा, हैंडल कर लेगा। अभी तो इनके पास 30,000 है, तो वहाँ पे इनफ रूम है, ठीक है? राइट। 90% ओवरऑल इंपोर्ट्स इनके जो हैं वो होते हैं चाइना एंड यूके से। IP राइट्स हैं उनके पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हेंस कहीं और से इंपोर्ट नहीं हो सकते। तो अगर यूके और चाइना पे कुछ ऐसा ट्रेड का बैन लगा दिया इंडिया ने फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तो इनके लिए थोड़ा सा बुरा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इनकी एक बहुत ही, जैसे हमने इस बार देखा कि रिसीवेबल्स बहुत बढ़ गए थे। 42% ऑफ हाफ वन ऑफ फिस्कल ईयर 25 वर रिसीवेबल्स। दिस इज नॉट अ जोक, राइट? हाउएवर इन्होंने बोला कि इनकी वेरी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी होती है। पहली बात तो हर किसी को क्रेडिट नहीं मिलता, B2C को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, B2B में भी मिलता है, तो सिर्फ उन्हें जो इंटरनली कुछ मार्कर्स को फुलफिल करते हैं, एंड मैक्सिमम फॉर 30 days मिलता है, ठीक है?
अभी इन्होंने एक ना प्रेफरेंशियल इशू रेज किया था 25 करोड़ का, ये इंटायरली रोबो 1.0 के लिए, एसकेयूज और आईटी इंफ्रा को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये ऑब्वियसली बोर्ड मेंबर्स को भी लाना चाहते हैं, नॉट ऑब्वियसली, बेसिकली जो इनका बोर्ड है वहाँ पे ये और एक्सपर्टीज ला सकते हैं, तो इनको काफ़ी इन्वेस्टर्स ने बोला भी है। तो अभी ये दे आर स्काउटिंग फॉर पीपल, एंड जब इनको कोई अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो ये रखेंगे। नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन जो है इनका 23-24% होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, H1 ऑफ 23-24% था, इतना ही रहता है। अभी ये इन्होंने ना Q3 में बोला था, Q4 की कॉन कॉल में, कि 40-50% ग्रोथ हम करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, बट दिस टाइम दे ओनली रिजॉर्टेड टू सेइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी। तो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, मे बी मैनेजमेंट को बोला गया कि आप गाइडेंस मत दो, क्योंकि इस बार उन्होंने बिल्कुल ही गाइडेंस नहीं दिया। आप FY25 की जो Q1 है उसमें भी आप जाके देखो तो उन्होंने टारगेट आई थिंक बताया ही था, राइट? तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस। ऐसा होता है कि कंपनी स्ट्रेट अवे बोल देती है कि मे बी जो हमारा टारगेट था हम वो अचीव नहीं कर सकते, बट अभी उन्होंने बोला है कि हम गाइडेंस नहीं देना चाहते, बट गुड ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट, राइट? फोकस टू इम्प्रूव बोर्ड स्ट्रेंथ, अगेन इस पे हम बात कर चुके हैं। वेयर हाउस जो है इनका, ऑब्वियसली आप सारे एसक्यूज स्टोर कहाँ करोगे? वेयर हाउसेस में स्टोर करोगे, तो वो 1000 ऑर्डर्स पर डे जो इनका वेयर हाउसिंग सिस्टम है वो हैंडल कर सकता है। सॉरी, इतने ऑर्डर्स आते हैं अभी, इतने वो हैंडल करता है। इसकी कैपेसिटी 2000 पर ऑर्डर्स की है। जब ये 1000 पर ऑर्डर्स जो है ये इंक्रीज होके 1500 के आसपास होगा, तो वो 3000 की कैपेसिटी कर देंगे इसकी। हाउएवर वो अभी नेक्स्ट ईयर तक तो नहीं ही होगा, ठीक है? इतना इनको विजिबिलिटी है। H124 में 813 ऑर्डर्स पर डे ये कर रहे थे हैंडल, 991 ऑर्डर्स कर रहे थे ये H125 में, तो 22% का जंप आया। पैट मार्जिन इन्होंने बोला 8-10% में रहेंगे, अभी कम हुए थे बिकॉज ऑफ द सेड रीजंस। हाउएवर एंड जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो भी वापस आएंगी, तो दैट विल ऑल अफेक्ट ओवर देयर। तो हाँ, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है दैट विल कम बैक, बेसिकली दे विल पे ऑफ द लोन्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपके पास पैसे आ गए, आपने कलेक्ट कर लिया रेवेन्यू, तो वो भी कम होगा, तो मार्जिन यू कैन सी एक्सपैंडिंग, ठीक है? तो ये था मैकफोर्स के बारे में। अब एक कंपनी है जो 40-50% से गाइड कर रही है फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, गवर्नमेंट का पुश है इस सेक्टर में। द ओनली रिस्क फैक्टर इज ये यूके और चाइना पे अगर इन्होंने लगा दिए इम्पोर्ट के बैन, राइट, या फिर कुछ इन्होंने ड्यूटीज लगा दी, तो इन पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो दैट्स अबाउट इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग इट इन नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज मेरे को शूट करिए कमेंट्स में। थैंक यू।